लेकिन इनको डर लगता है। इनको डर इस बात से लगता है कि इनको लगता है कि विद्यार्थियों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। इनको डर लगता है कि रोहित से कन्हैया नहीं मिला, कन्हैया से प्रशांत नहीं मिला, प्रशांत से ऋचा नहीं मिली, ऋचा से सहला नहीं मिली, फिर भी ये लोग एक मंच पे आ रहे हैं। इनको डर लगता है कि जो लोग जेएनयू में लड़ रहे हैं उसकी आवाज फर्गुसन में क्यों उठ रही है, जो लोग FTII में लड़ रहे हैं उसकी आवाज हैदराबाद में क्यों उठ रही है, और हैदराबाद की आवाज पूरे देश के अंदर क्यों उठ रही है, और जेएनयू का आवाज आज जागतपुर में क्यों आवाज बन रहा है। इस बात से इनको डर लगता है। मोदी जी, डरना डराना बंद कीजिए, क्योंकि ये खेल बहुत पुराना हो गया है। अब हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। या तो आप सचमुच का काम कीजिए, 15 लाख रुपया हमारे खाते में लाइए, हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा कीजिए, जल्दी से बुलेट ट्रेन चलाइए, और जो जो बात आपने विकास की कही थी वो कीजिए। नहीं तो अगली बार आपको 56 इंच के सीने का कोई धोखा हम लोग नहीं सहने वाले हैं। आप 56 इंच के सीने की नुमाइश कर लें, 126 इंच का सीना हमको दिखा लें, हम तो 15 लाख रुपया ही मांगने वाले हैं। आपके सीने से हमको कोई लेना देना नहीं है। ये जितना भी हमको घुमाएंगे, इस बार हम घूम फिर कर अपने मुद्दे पे आ जाएंगे। और हमारा एकमात्र मुद्दा है, इस देश के अंदर हजारों वर्षों से जो मनुवाद है, जो ब्राह्मणवाद है, उसको यूनिवर्सिटीज के अंदर से खत्म किया जाए, उसको समाज के अंदर से खत्म किया जाए। और एक एक इंस्टीट्यूट के अंदर जिस तरीके से रैगिंग को रोकने के लिए एंटी रैगिंग पास किया गया था, एंटी रैगिंग एक्ट को लागू किया गया था, उसी तरीके से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए पूरे देश के अंदर रोहित एक्ट को लागू किया जाए। ये सवाल हम उठाना चाहते हैं। सवाल उठाना चाहते हैं कि सबको शिक्षा देना पड़ेगा, सबको काम देना पड़ेगा, जिसकी जितनी योग्यता है उसके हिसाब से उसको रोजगार देना पड़ेगा। अगर रोजगार नहीं दे पाए तो अपना भत्ता काट कर, अपना सूट बेचकर, अपना पुतले की नीलामी करके हमको बेरोजगारी भत्ता आपको देना पड़ेगा। ये लड़ाई हम लेकर चलने वाले हैं, और नहीं तो लड़ाई है, ये हमारा संघर्ष है। ये कहते हैं गोबर की बात। एक छोटा सा कहानी आपको सुना देता हूँ। मैं पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा नहीं था, तो कभी कभी हमारे टीचर गुस्सा करके कहते थे दिमाग में गोबर भरा हुआ है, गधा कहीं का। आजकल मैं उसको याद करता हूँ कि आने वाली जो पीढ़ी होगी उसको उसके टीचर कहेंगे दिमाग में गोबर भरा हुआ है, संघी कहीं का। उन्होंने एंटी नेशनल ऐसा माहौल देश के अंदर खड़ा किया है कि आपको सुनकर के हंसी आएगी। वो कहते हैं कि तू पढ़ाई छोड़ और अपनी माँ की सेवा कर, क्योंकि वो 3000 रुपया कमाती है। हमने कहा कि ये कौन सी व्यवस्था है जहां पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माँ बाप की सेवा की जाए। फिर दूसरा सवाल इन्होंने पूछा कि तू 28 साल तक पढ़ क्यों रहा है। हमने कहा PhD करने में 28 साल लगता है, कोई शौक से नहीं पढ़ रहे हैं, मिनिमम टाइम 28 वर्ष लग जाता है। तो फिर इन्होंने कहा कि तू टैक्स का पैसा बर्बाद कर रहा है। तो हमने कहा भाई साहब, अगर आपको इतनी समझदारी होती तो आप भी नौकरी छोड़ करके PhD कर रहे होते, और आप अपने PM से पूछ रहे होते कि PM साहब हमारे भी PhD करने की व्यवस्था करवा दो, क्योंकि शिक्षा पर होने वाला खर्च नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। कल को अगर मैं बड़ी नौकरी जाकर ज्वाइन करूंगा तो इस देश को ज्यादा टैक्स दे पाऊंगा। ये बात इसको समझ में नहीं आती है। समझ में कैसे आएगी? जिनका नेता ही ऐसा क्लास पढ़ा है जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। एक घोषणा की गई है कि जो मोदी का सहपाठी ढूंढ लेगा उसको 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो खैर, एक दिन मोदी जी का मैं भाषण सुन रहा था। मैं अपने प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं उनको ट्विटर पे फॉलो भी करता हूँ। तो ट्विटर पे उन्होंने कल ही हनुमान जी की जयंती मनाई थी। बहुत अच्छी बात है, हनुमान जी की जयंती मना रहे हैं। इसी तरीके से एक भाषण में उन्होंने कहा कि मैं बर्तन मांजने वाले का बेटा हूँ। यह बात तो बिल्कुल सच है। इस देश के अंदर करोड़ों लोग बर्तन मांजते हैं, क्योंकि उनको अपने घर में नौकर रखने की औकात नहीं है। हमारी भी माँ बर्तन मांजती है। कुछ लोग दूसरे के घरों में बर्तन मांजकर अपना रोजी रोजगार करते हैं। चलिए मोदी जी एक काम करते हैं, ट्वीट खेलना बंद करते हैं, कुछ ग्राउंड पे काम करते हैं।
जितने भी बर्तन मांजने वाले लोग हैं, उस जाति और उस समाज से आने वाले लोग हैं, उस वर्ग से आने वाले लोग हैं, उनके बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त कर देते हैं। बताइए आप ये कहते हैं कि आपके पास कोई नीति नहीं है, हमारे पास सारी नीतियां हैं, आप बात तो कीजिए। इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो हम क्या कह रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार दे दीजिए, लेकिन आपका सरकारी डेटा कहता है कि 1,34,000 रोजगार ही 2016 में पैदा किए गए हैं और रोजगार की दर लगातार 2009 से घटती जा रही है। इस हिसाब से अगर हम रेशियो निकालें तो 15 लाख रुपया हमारे अकाउंट में कभी नहीं आने वाला है। अगर बुलेट ट्रेन चढ़ेगी तो उस पर चढ़ेगा कौन? जब इस देश के अंदर लोगों को रोजगार नहीं है और बिना टिकट तो आप बुलेट ट्रेन पे चढ़ने नहीं देंगे, तो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स क्या है? अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स ये है मोदी जी कि बुलेट ट्रेन चलाइए, कोई शक की बात नहीं है, थोड़ा जनरल बोगी को भी अच्छा करवा दीजिए, मुंबई की लोकल की भी सुविधा बढ़ा दीजिए। जब भी आप मुद्दे की बात करते हैं तब इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता है, तब ये क्या कहते हैं कि आप सब लोग मिलकर सरकार को काम नहीं करने देना चाहते। सरकार अभी आए हुए उसको 2 साल ही हुए हैं। हमने कहा बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, इस लिहाज से तो आपको 60 साल चाहिए, क्योंकि आप बार बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। कांग्रेस ने इस देश में 60 साल शासन किया, आप भी 60 साल शासन करेंगे। जनता इतना इंतजार नहीं करने वाली, क्योंकि आपने लोगों की मेंटलिटी को OLX बना दिया है। जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो आपके बेचने से पहले जनता आपको बदल डालेगी। कुछ लोग कह रहे थे कि इस देश में पता नहीं क्या होगा, तो मैंने उनको कहा कि देखिए, इस देश में जो भी होगा वो अच्छा होगा। अच्छा इसलिए होगा क्योंकि यह देश बहुत बड़ा है, जर्मनी और इटली जैसा नहीं है कि वहां पर 1,00,000-2 लाख लोगों को गैस चैम्बर में मारने के बाद इनकी सत्ता पूर्णतः स्थापित हो जाएगी। 1,00,000-2 लाख तो लोग खुद ही यहाँ पे आत्महत्या कर लेते हैं, 1,00,000-2 लाख तो लोग यहाँ पे सूखे से मर जाते हैं, 1,00,000-2 लाख लोग तो यहाँ ट्रेन के नीचे आकर के मर जाते हैं, और लाखों लोग यहाँ बेरोजगारी से मर रहे हैं, अशिक्षा से मर रहे हैं। मोदी जी, इन मरने वाले लोगों को अगर एक दिन एहसास हो गया कि इस देश में संघ को मार करके जिंदा रहा जा सकता है, इस देश में ब्राह्मणवाद को मार करके जिंदा रहा जा सकता है, इस देश में पूंजीवाद को मार करके जिंदा रहा जा सकता है, तो वो कहेंगे कि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। अगर वो लड़ने के लिए सड़कों पे उतर गए तो आपकी जेल कम पड़ जाएगी, आपका सेडिशन कम पड़ जाएगा, आपका पुलिस कम पड़ जाएगी, और आपका जूता फेंकने वाले लोग कम पड़ जाएंगे। इस बात को मुल्क के अंदर जो आवाम है, जो उसकी हालत है, जो उसकी स्थिति है, उस पर बातचीत करना शुरू किए, उसके लिए पॉलिसी बनाना शुरू कीजिए, उनको भटकाना बंद कीजिए। और ये जो नए नए जुमले आप छेड़ते हैं, एक नया जुमला आया है, खड़ा रहो भारत, स्टैंड अप इंडिया। एक नया जुमला आया है, स्किल इंडिया, दक्ष भारत। एक नया जुमला आया है, मेक इन इंडिया। थोड़ा थोड़ा इसको बदल देने की जरूरत है, क्योंकि इसकी सच्चाई थोड़ी थोड़ी अलग है। जो मेक इन इंडिया है, दरअसल वो फेक इन इंडिया है। तो फेक इन इंडिया इसलिए है कि ये कहते हैं कि हम रोजगार पैदा करेंगे। कहाँ पैदा करेंगे, किस चीज में पैदा करेंगे? जब आप पूंजी को खेती में खर्च नहीं करेंगे, जब आप पूंजी को इंडस्ट्रीज लगाने में खर्च नहीं करेंगे, जब आप पूंजी को शिक्षा के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब आप पूंजी को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में खर्च नहीं करेंगे, तो रोजगार कहां पैदा करेंगे? क्या इस रोजगार से काम चल जाएगा कि कुछ नौजवानों को, कुछ बेरोजगारों को भटका कर आप उनसे जूता फेंकवा करके आप इस देश के अंदर बेरोजगारी के सवाल को भटकाना चाहते हैं? आप नहीं भटका सकते इस देश के अंदर बेरोजगारी का सवाल। शिक्षा के सवाल को देखिए, इस देश में मात्र 1% बजट का खर्च होता है शिक्षा के ऊपर। मात्र 3% लोगों को हायर एजुकेशन मिलता है। हायर एजुकेशन के अंदर जो हम रिसर्च स्कॉलर हैं, वो भी सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को, एमफिल वालों को 5,000 और पीएचडी वालों को 8,000 रुपया दिया जाता है। और ये जो हमारी मनु मैडम है, पहले मुंबई में ही रहती थी, सास बहू करती थी, आजकल संसद में है, वो क्या कह रही हैं?
वो कह रही हैं कि वजीफा बंद नहीं करेंगे। अरे बंद नहीं करेंगे तो आपकी रिव्यू कमेटी ने भी उसको शुरू करने के लिए कह दिया है, आप शुरू क्यों नहीं कर देते, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं। लेकिन इनको डर लगता है। इनको डर किस बात से लगता है? कि इनको लगता है कि विद्यार्थियों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। इनको डर लगता है कि रोहित से कन्हैया नहीं मिला, कन्हैया से प्रशांत नहीं मिला, प्रशांत से ऋचा नहीं मिली, ऋचा से सहला नहीं मिली, फिर भी ये लोग एक मंच पे आ रहे हैं। इनको डर लगता है कि जो लोग जेएनयू में लड़ रहे हैं उसकी आवाज फर्गुसन में क्यों उठ रही है, जो लोग FTII में लड़ रहे हैं उसकी आवाज हैदराबाद में क्यों उठ रही है, और हैदराबाद की आवाज पूरे देश के अंदर क्यों उठ रही है, और जेएनयू का आवाज आज जागतपुर में क्यों आवाज बन रहा है। इस बात से इनको डर लगता है। मोदी जी, डरना डराना बंद कीजिए, क्योंकि ये खेल बहुत पुराना हो गया है। अब हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। या तो आप सचमुच का काम कीजिए, 15 लाख रुपया हमारे खाते में लाइए, हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा कीजिए, जल्दी से बुलेट ट्रेन चलाइए, और जो जो बात आपने विकास की कही थी वो कीजिए। नहीं तो अगली बार आपको 56 इंच के सीने का कोई धोखा हम लोग नहीं सहने वाले हैं। आप 56 इंच के सीने की नुमाइश कर लें, 126 इंच का सीना हमको दिखा लें, हम तो 15 लाख रुपया ही मांगने वाले हैं। आपके सीने से हमको कोई लेना देना नहीं है। ये जितना भी हमको घुमाएंगे, इस बार हम घूम फिर कर अपने मुद्दे पे आ जाएंगे। और हमारा एकमात्र मुद्दा है, इस देश के अंदर हजारों वर्षों से जो मनुवाद है, जो ब्राह्मणवाद है, उसको यूनिवर्सिटीज के अंदर से खत्म किया जाए, उसको समाज के अंदर से खत्म किया जाए। और एक एक इंस्टीट्यूट के अंदर जिस तरीके से रैगिंग को रोकने के लिए एंटी रैगिंग पास किया गया था, एंटी रैगिंग एक्ट को लागू किया गया था, उसी तरीके से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए पूरे देश के अंदर रोहित एक्ट को लागू किया जाए। ये सवाल हम उठाना चाहते हैं। सवाल उठाना चाहते हैं कि सबको शिक्षा देना पड़ेगा, सबको काम देना पड़ेगा, जिसकी जितनी योग्यता है उसके हिसाब से उसको रोजगार देना पड़ेगा। अगर रोजगार नहीं दे पाए तो अपना भट्टा काट कर, अपना सूट बेचकर, अपना पुतले की नीलामी करके हमको बेरोजगारी भत्ता आपको देना पड़ेगा। ये लड़ाई हम लेकर चलने वाले हैं। और नहीं तो सबको शिक्षा, सबको काम, वरना होगी नींद हराम। इस आंदोलन की ये आवाज है, इस आंदोलन की ये लड़ाई हम इसको आगे जाकर लेने वाले हैं। इनके पास रास्ता क्या बचता है? तब ये वही कर सकते हैं जो इन्होंने गांधी के साथ किया था। ये कहीं से फ्रीलांस बोर्ड से ढूंढ करके ले आएंगे और कहेंगे कि आवाज उठाने वाले को मार दिया जाए। देखिए, आप जितना रोहित मारेंगे उतना रोहित पैदा हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोग मरने से नहीं डरने वाले और अंगूठा मांगने पे अंगूठा देने वाले नहीं है। आप गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे जो गुड़गांव का नाम रखा है उससे हम घबराने वाले नहीं हैं। हम एक एक कैंपस में गुरु द्रोणाचार्य को सबक सिखाने वाले हैं, क्योंकि हम एकलव्य की नई पीढ़ी है। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और आप चाहे जो भी कर लीजिए, ट्विटर पे गाली दे लीजिए, इनके पास एक सेल है, साइबर सेल, जिसका काम बहुत अच्छा है। जानते हैं क्या करता है? ये नकली वीडियो बनाता है, ये गालियां भी नकली देता है, क्योंकि उसका प्रोफाइल ही नकली है, इसलिए उसका गाली भी नकली है। इनके जितने ट्रोलर हैं उनका अकाउंट आपको असली नहीं मिलने वाला है। ये क्या करेंगे? ये आज का भाषण अगर इनको दिक्कत लगेगा, आज का प्रोग्राम से ये घबरा जाएंगे। ये जो तमाम छात्र नेता यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे अगर इनको परेशानी हो जाएगी तो ये फोटो खींचेंगे और पीछे पाकिस्तान का झंडा लगा देंगे। तो ऋचा कह रही थी कि हम भारत छोड़ो कहेंगे, RSS भारत छोड़ो। आप अगर RSS भारत छोड़ो कहेंगे तो ये जाएंगे कहाँ? क्योंकि इनको पाकिस्तान भी लेने वाला नहीं है, इनको ये तो कोई जगह भी नहीं है। और अमेरिका और UK में जहाँ ये घूम फिर करके आ गए हैं, वो भारतीयों के लिए इमिग्रेशन पॉलिसी को बहुत कड़ा कर दिया है। पहले ही मोदी जी को वीजा नहीं दे रहा था, बाकी लोगों को क्या होगा? तो इनके लिए कोई जगह नहीं है, इनके लिए एक ही रास्ता है। रास्ता क्या है कि जिस मजबूरी में बाबा साहब का फोटो लगाया है, उसी मजबूरी में मनु स्मृति जलाओ, उसी स्मृति में ब्राह्मणवाद को ध्वस्त करो, उसी मजबूरी में तुम जातिवाद को ध्वस्त करो और इस देश के अंदर बराबरी और समानता के सिद्धांत को लागू करो और संविधान की जय बोलो और झंडे की जय बोलो। एक बार मैं विमर्श कर रहा था अपने एक साथी से, उन्होंने कहा कि लाल किले पे लाल निशान होना चाहिए। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन प्रॉब्लम जानते हैं इस देश का क्या है कि अगर अभी हम लोग सचेत नहीं हुए
तो लाल किले पर से ये तिरंगा झंडा उतारने वाले हैं, वहां भगवा फहराने वाले हैं। तो पहले ऐसा करते हैं, तिरंगा बचा लेते हैं, फिर तय करेंगे कि उस पर नीला लगेगा कि लाल लगेगा। और मेरे ख्याल से पहला चीज बोल रही थी, इस देश के अंदर कोई एक संस्कृति रूल नहीं कर सकती, कोई एक जाति रूल नहीं कर सकता, कोई एक विचार रूल नहीं कर सकता। इस देश के अंदर जो भारतीय चिंतन परंपरा है, जो कबीर से शुरू होता है, गुरु नानक से होते हुए, गांधी और अंबेडकर और बुद्ध से होते हुए मार्क्स तक पहुंचता है, हम उस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेंगे और उसकी नीति बनाएंगे। ये हमारा संघर्ष है। देश के अंदर जो शोषण है, जो अत्याचार है, वो कब तक रहेगा? उसको कभी ना कभी तो खत्म होना पड़ेगा। यह कार्यक्रम आप लोगों ने दिन में शुरू किया था, रात हो गई है, और ये रात भी कब तक रहेगी? कभी तो सूरज निकलेगा, कभी तो नीले आसमान में लाल सूरज निकलेगा, कभी तो अधिकार की बात की जाएगी और सबके बुनियादी हक और अधिकार के लिए लड़ा जाएगा। और वो लड़ाई शुरू हो गई है, और वो लड़ाई शुरू हुई है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस लड़ाई में तमाम लोग, हम सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम में किसी एक पार्टी के लोग नहीं बैठे हुए हैं, अलग अलग पार्टी, अलग अलग विचारधारा के लोग यहाँ मौजूद हैं। और हमारी हर बात से जरूरी नहीं है कि उनकी सहमति हो। हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि हमारी विचारधारा भी एक दूसरे से सहमति की हो, लेकिन यही लोकतंत्र है, यही संवैधानिक मूल्य है कि हम असहमत होते हुए भी आपके सहमति के अधिकार के लिए खड़े होते हैं। यही लोकतांत्रिक मूल्य है, इसी लोकतांत्रिक मूल्य को बचाने की लड़ाई है, और इसी लोकतांत्रिक मूल्य को हम बचाएंगे और इसको हम स्थापित करेंगे। यही हमारा संघर्ष है। बार बार लोग कहते हैं कि कैसे करेंगे आप, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे? तो मैं उनको कह देना चाहता हूं, जनाब, हमारे लिए राजनीति चुनाव से शुरू होकर के चुनाव पे खत्म नहीं होता है। हमारे लिए राजनीति संघर्ष से शुरू होकर संघर्ष पे खत्म होता है। इसीलिए हमें पार्टी की नहीं, जन आंदोलनों की एकता बनाने की जरूरत है, आंदोलनों को, संघर्षों को यूनाइट करने की जरूरत है। और हमको लगता है कि अगर हमारा सवाल सही है, अगर हमारा और आपका विचार मिलता है कि इस देश के अंदर पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद को खत्म करना चाहिए, इस देश के अंदर जो ऊंच नीच और भेदभाव है उसको खत्म करना चाहिए, तो हम लोग एक मंच पर आएंगे, हम लड़ेंगे और ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी ताकतों को परास्त करेंगे। यही हमारा संघर्ष है, यही हमारी लड़ाई है। कुछ लोग कह रहे थे कि आप लोग बार बार ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद क्यों बोलते हैं? हमने कहा कि आपकी जाति क्या है? तो झेपते हुए बोला कि मैं ब्राह्मण हूं। हमने कहा साहब, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ना तो हम किसी जाति के खिलाफ हैं, ना किसी जाति के पक्ष में हैं। हम पूरी की पूरी जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। हमारे डिबेट को डाइल्यूट मत कीजिए, एक जाति के खिलाफ हमको दूसरी जाति का पक्षधर मत बनाइए, और एक लड़ाई को दूसरी लड़ाई से अलग मत कीजिए, क्योंकि ब्राह्मणवाद का संबंध ब्राह्मणों से नहीं है। ब्राह्मणवाद का संबंध उस ऊंच नीच पर आधारित व्यवस्था से है, उस शोषण पर आधारित संरचना से है, जिसपे जो ताकतवर है वो ताकतवर होता है और ताकतवर का बेटा ताकतवर होता है, और जो कमजोर है वो कमजोर होता है और कमजोर का बेटा कमजोर होता है। हमको इस स्ट्रक्चर से दिक्कत है, हमको इस संरचना से दिक्कत है, हमको जाति से नहीं, हमको पूरी की पूरी जाति व्यवस्था से दिक्कत है। इसीलिए हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों में चलते हैं, इसीलिए हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। कुछ लोग आज एक नया सवाल लेकर आए हैं हमारे सामने, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने सुना है आपको 6 लाख रुपया दिया है। हमने कहा अब आपके पास कोई राजनीतिक सवाल नहीं बचा है, पहले भी आपके पास नहीं था, क्योंकि आपकी राजनीतिक विचारधारा इतनी कुंद है जो पीएचडी में और एमबीबीएस में फर्क नहीं कर पाता। एक विरोधी था, वो बोला कि कन्हैया अपने पेशेंट का इलाज कैसे करेगा? साहब, हम इलाज मेडिकल साइंस से नहीं, पॉलिटिकल साइंस से करते हैं। क्योंकि हमारी पीएचडी एमबीबीएस से नहीं, हमारी पीएचडी सोशल साइंस से है। और इसीलिए हम जो इलाज करेंगे सामाजिक बुराई का, जातिवाद का, मनुवाद का, ब्राह्मणवाद का और पूंजीवाद का, वो कोई उस तरह लेकर इलाज नहीं होगा, वो जन आंदोलन से होगा, वो संघर्षों से होगा। और ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी पीएचडी है। और अगर इससे आपको दिक्कत है तो आप अपनी ताकत लगा लीजिए, हमें अपनी ताकत का भरोसा है।
क्योंकि हम उस परंपरा के लोग हैं कि आप हमको कितना भी बहलाने फुसलाने का कोशिश करें, हम आपसे फुसलाने वाले नहीं हैं। क्योंकि हरिशंकर परसाई ने हमको एक कहानी पढ़ा दिया था बचपन में ही, भेड़ और भेड़िया। आजकल कुछ भेड़िए भेड़ की शक्ल में मुंह में घास दबाकर डेमोक्रेसी कर रहे हैं। साहब, आप अगर इतने डेमोक्रेटिक हैं तो किसी के ऊपर जबरदस्ती भारत माता क्यों थोपते हैं? आप अगर इतने ही डेमोक्रेटिक हैं तो आप जबरदस्ती किसी का खान पान तय क्यों करते हैं? अगर आप इतने ही डेमोक्रेटिक हैं तो आप ये कौन क्यों तय करते हैं कि कौन किससे प्यार करेगा, कौन किससे शादी करेगा? और आपके जितने बाबा जी हैं जो करोड़ों का धन संपदा जमा कर लिए हैं, कुछ जेल में हैं, कुछ जेल जाने वाले हैं, वो ऐसा क्यों कहते हैं कि चाउमीन खाने से देश में रेप होता है? भाई साहब, खाने से रेप नहीं होता, समझदारी नहीं बदलने से रेप होता है। आप अपनी समझदारी बदल लीजिए, चाउमीन आपका विचार नहीं बदलने वाला है। इस देश के अंदर जो ये विचारधारा है जिसको हम एंटी नेशनल कहते हैं, उन्होंने एक नया तरीका बनाया कि हमको एंटी नेशनल साबित कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, आपके पास डॉक्टर वीडियो, नकली वीडियो है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल मीडिया है, कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया भी है जिसके मालिक राज्यसभा संसद में जाना चाहते हैं, तो हमको देशद्रोही साबित कर सकते हैं। लेकिन हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो देश, इस देश के अंदर मुसलमानों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, दलितों, महिलाओं और गरीब तबके के जो लोग हैं उनके हक और अधिकार की बात है। और ऐसा देश का सपना बाबा साहब ने देखा था, ऐसा देश का सपना जब ज्योतिबा फुले गुलामगिरी लिख रहे थे तो उन्होंने भी देखा था कि जब तक हम सामाजिक गुलामी को नहीं छोड़ेंगे हम एक आजाद मुल्क नहीं बना पाएंगे। तो इस देश का सपना हम देखते हैं और ऐसा सपना हम जरूर बनाएंगे। आप कितना भी सेडिशन लगा लीजिए, कितना भी जेल में डाल दीजिए, आप हमारी लड़ाई को नहीं रोक सकते, आप हमारे संघर्ष को नहीं रोक सकते। और ये क्या कह रहे हैं कि ये मीडिया वालों के लिए विशेष तौर पे बोल रहा हूँ, पता नहीं आप लोग ट्विटर फॉलो करते हैं कि नहीं। ये जो हमको गालियां देते हैं फेसबुक और ट्विटर पे, देखिएगा कि आपके बारे में क्या लिखते हैं। आपके बारे में प्रेस्टिट्यूट लिखते हैं, ये इनकी भाषा है, ये इनका भारत माता के प्रति प्रेम है, ये इनकी देशभक्ति है। जरा इसका अंदाजा आप लोग लगा लीजिए। हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम लोगों के हक और अधिकार की बात कर रहे हैं और इनको अचानक से देश की याद आ गई है। ये देश की याद इनको अचानक से आई क्यों है? मैं बताता हूँ क्यों आई है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश मेरे बगल का है, इसीलिए मुझे जानकारी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और उस उत्तर प्रदेश में ये 80 में से 73 सीट जीत गए थे। क्या बोल करके? बुलेट ट्रेन चलाएंगे। जनाब, रोज आपके सर के ऊपर से हवाई जहाज गुजरता है, आप में से कितने लोग हवाई जहाज पे चढ़ते हैं? आपके घर के पछवाड़े से रोज बुलेट ट्रेन गुजरेगी, बस आपको उसको देखेंगे लेकिन कभी उस पर चढ़ नहीं पाएंगे। तो ये बुलेट ट्रेन के नाम पे इन्होंने चुनाव जीत लिया। 2 साल हो गया, बुलेट ट्रेन चला नहीं, तो सोचा इस बार क्या चलाएंगे? तो बोला ऐसा करो, इस बार एंटी नेशनल और नेशनल चला देते हैं, इसी को चुनाव जीतेंगे। तो इन्होंने ये काम कर दिया। अब हम लोग घूम घूम करके जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हुआ क्या था। 9 फरवरी को ना तो देश के खिलाफ कोई नारा लगाया गया, ना तो इस देश को तोड़ने की बात की गई। किया क्या गया? मोदी के खिलाफ नारा लगाया गया, संघ के खिलाफ नारा लगाया गया। ये काम जो जेएनयू में हुआ, जिस तरीके से इन्होंने लोगों को फ्रेम करके जेल में डाला, उसके बाद इन्होंने एक ट्रेंड शुरू कर दिया है। आज मैं अखबार पढ़ रहा था, उस अखबार के अंदर एक रिपोर्ट थी। एक महिला ने बेंगलोर के अंदर एक इसी तरीके के पब्लिक मीटिंग में भाषण दिया, उसके ऊपर एंटी नेशनल बोलते हुए सेडिशन का चार्ज लगा करके एबीवीपी के लोग कह रहे हैं इसको जेल में डालो, क्योंकि उस कार्यक्रम में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हुए मनु स्मृति को क्रिटिसाइज कर रही थी। उसी तरीके से एक ग्रुप, नाटक का ग्रुप एक नाटक कर रहा था जिसमें मोदी सरकार का क्रिटिसिज्म किया गया। उसके बाद एबीवीपी के लोग यहाँ आए, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग आए और उन लोगों ने उस नाटक कार्यक्रम को बंद कराया और डायरेक्टर को कहा कि तुम इस नाटक को नहीं दोबारा करोगे वरना तुमको गोली मार देंगे। ये गोली मारने की परंपरा इनकी है। नाथूराम गोडसे से शुरू करके कुलवर्गी तक, दाभोलकर तक, पानसारे तक इन्होंने गोली चलाई है। ये आगे भी गोली चलाएंगे, लेकिन इनको बता देना चाहते हैं कितना गोली मारोगे भाई साहब, कितना लोगों को मारोगे, कितने लोगों के आवाज को बंद कराओगे।
ये तुम्हारे बस का नहीं है। अगर ये तुम्हारे बस का होता तो 1925 से तुम दंगे करा रहे हो इस देश के अंदर। तुम इसलिए सत्ता में आ पाए क्योंकि हम अपोजिशन को यूनाइट नहीं कर पाए थे। इस बार हम अपोजिशन को यूनाइट करेंगे और तुमको सत्ता से बाहर करेंगे, ये हमने तय किया है। और मैं स्पष्ट कर दूं, इस बात से हमको कोई लेना देना नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी। इस बात से हमको जरूर लेना देना है कि जो हमारे हक की बात नहीं करेगा, जो रोहित एक्ट को बनाने की बात नहीं करेगा, जो सामाजिक न्याय को स्थापित करने की बात नहीं करेगा, जो बड़ी पूंजी की लूट के खिलाफ छोटे व्यवसायियों के मदद की बात नहीं करेगा, जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं उनके मुकाबले मिडिल क्लास और लोअर क्लास के अपलिफ्टमेंट की बात नहीं करेगा, जो अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों के हक की बात नहीं करेगा, जो छात्रों नौजवानों के शिक्षा और रोजगार की बात नहीं करेगा, जो महिला के हक और अधिकार की बात नहीं करेगा, जो मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने की कोशिश करेगा, उसको हम सत्ता में नहीं आने देंगे। ये कमिटमेंट हमारा है, ये हमारी लड़ाई है, इस बात को हमने तय किया है। और आप क्या करेंगे? आपने एक तरीका अपनाया है। एक मैं राजनीतिक विश्लेषक का एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि इस देश की सरकार ने एक नई पॉलिसी अपनाई है कि हर जगह जनता को अलग अलग हिस्सों में बांट दो। जैसे महाराष्ट्र के अंदर मराठा और गैर मराठा में बांट दो, जैसे हरियाणा के अंदर जाट और नॉन जाट के अंदर बांट दो, जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली वाला और बाहरी वाला के अंदर बांट दो, जैसे दलितों को गैर दलितों में बांट दो, पिछड़ों को अल्पसंख्यकों से बांट दो। ये बांटने की राजनीति करता है और हम जोड़ने की राजनीति करते हैं। जो इस मुंबई के अंदर रोजी रोजगार लेकर पुल बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, उसके सामने भी पेट का सवाल है। और जो मराठवाड़ा के अंदर पानी लाते हुए अपनी जान दे रहा है, उसके सामने भी पेट का सवाल है। ये पेट का सवाल सबसे ऊपर रहेगा। और इस देश के अंदर जो आपने एक गलत तरीके का मन का बात किया है, एक गलत तरीके से जो जुमलेबाजी की है, उस मन के बात के बारे में एक बात मैं कह रहा हूं कि हम भी अपने मन की बात करेंगे। और हमारे मन की बात सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। हम सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे और सबका रिस्पेक्ट यही है कि हम आपके व्यक्तिवाद को चुनौती देंगे, हम आपके सेल्फीवाद को चुनौती देंगे और सबके लड़ाई को, सामूहिक संघर्ष को, कलेक्टिव मूवमेंट को हम आगे बढ़ा करके इस देश के अंदर सामाजिक न्याय को स्थापित करेंगे। और इस देश के अंदर जो गैर बराबरी है, उस गैर बराबरी को खत्म करते हुए समाज में एक समता मूलक मूल्यों को स्थापित कर एक नया समाज बनाएंगे, एक नया मुल्क बनाएंगे। यही हमारी आशा है, यही हमारा विश्वास है और यही हमारी लड़ाई है। एक अपील आप लोगों से करते हुए कि ये महज पब्लिक मीटिंग में बात कर लेने से ये होने वाला नहीं है, महज कुछ कार्यक्रम दिल्ली, पुणे और दिल्ली में कर लेने से ये होने वाला नहीं है। हमको एक मूवमेंट का शक्ल बनाना पड़ेगा। और इस बात पर दिल्ली के अंदर हम विद्यार्थी लोग आपस में बैठ करके तय किए हैं कि जैसे हम दिल्ली में आंदोलन को चला रहे हैं, उसी तरीके से मुंबई में भी आंदोलन चलना चाहिए। और अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग जाति के लोग आपस में बैठें, मिलकर के एक कोऑर्डिनेशन बनाएं, घर घर जाएं और उनको बताएं कि संविधान क्या है, लोकतंत्र क्या है, आपका हक क्या है और आपका अधिकार क्या है। इस बात को हमको, इस मुहिम को, इस संघर्ष को हमको लोगों के बीच ले जाना पड़ेगा। इसी कड़ी में आने वाली 5 मई को हमने एक नेशनल कन्वेंशन विद्यार्थियों का बुलाया है। आने वाले समय में हम राइटर्स का भी कन्वेंशन बुलाएंगे, हम मजदूरों का भी कन्वेंशन बुलाएंगे, हम कर्मचारियों का भी कन्वेंशन बुलाएंगे, हम जो बेरोजगार यूथ हैं उनका भी कन्वेंशन बुलाएंगे। समाज के जो अलग अलग तबके के लोग हैं, अलग अलग जाकर के हम कन्वेंशन करेंगे और उनको बताएंगे कि आज अगर नहीं लड़े तो हम खत्म हो जाएंगे। आइए मिलकर लड़ते हैं, इस मुल्क को बचाते हैं। इसीलिए आप तमाम विद्यार्थियों से अपील है कि 5 मई को दिल्ली आइए, नेशनल स्टूडेंट्स कन्वेंशन में पार्टिसिपेट कीजिए। वहां हम रोहित एक्ट को लेकर एक ड्राफ्ट कमेटी बनाएंगे और जो रोहित एक्ट ड्राफ्ट कमेटी हमारे हाथ में सौंपेगी, स्टूडेंट्स पार्लियामेंट बुलाकर रोहित एक्ट को पहले हम अपने पार्लियामेंट में पास करेंगे, फिर सड़क की पार्लियामेंट से संसद की पार्लियामेंट तक रोहित एक्ट का सवाल जाएगा और इस संसद को भी रोहित एक्ट का जो कानून है उसको पास करना पड़ेगा। इस आंदोलन को इस शक्ल में हम आगे ले जाना चाहते हैं। इसीलिए आप तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि हमारे साथ रहिए, इस संघर्ष में शामिल होइए, क्योंकि दुष्यंत कुमार ने कहा है कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल सलाम। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।